लास्ट क्लास में what we are discussing is two-dimensional basic transformations, that is translation, rotation and scaling. हम इस पे बात कर रहे थे और आज हमें इसी पे कंटिन्यू बात करनी है, राइट? तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ग्राफिक्स है, तो जब भी आप उस पर कोई रूल लगाकर उसमें कोई चेंजेस करते हो, तो दैट कैन बी सेड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो जो आप चेंज कर रहे हो वो ट्रांसलेशन भी हो सकता है, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डिस्प्लेस भी कर सकते हो, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो या लोकेशन चेंज कर सकते हो, या उसको आप स्केलिंग बोल सकते हो। मतलब आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या लोकेशन को चेंज नहीं करोगे, आप उसके साइज या शेप को मतलब साइज को चेंज कर दोगे, या तो आप उसका मैग्निफिकेशन कर दोगे या तो आपके उसकी स्केल को छोटा कर दोगे, ठीक है? या आप रोटेशन करोगे, रोटेशन मतलब या उसको किसी एंगल से उसका चेंज कर दोगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और शेयरिंग का मतलब है कि आप उस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर दोगे, मतलब जो उसका ओरिजिनल शेप है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रॉम रेक्टेंगल टू पैरेललोग्राम, राइट? तो आप उसके शेप को क्या कर दोगे, डिस्टॉर्ट कर दोगे, दैट इज नोन एज शेयरिंग। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के ही टाइप्स हैं। और यहाँ पर हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, मतलब वी टॉक अबाउट ओनली एक्स एंड वाई एक्सिस। और यही टॉपिक जब हम 4th यूनिट के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम 5th यूनिट की वहां पर हम 3D की बात करेंगे, दैट इज वी इंट्रोड्यूस जेड एक्सिस एज वेल, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि जब भी हम काम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर, उसको अलग अलग डायरेक्शन में और उसको अलग अलग एंगल पे हमें मूव करवाना पड़ता है, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, राइट? तो उसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि यदि ये कोई पॉइंट है P, x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इस P ऑब्जेक्ट को जिसकी लोकेशन अभी 3,3 है, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया टू सम पोजीशन 6,6, तो ये 3,3 से हटकर, मतलब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। डैश 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 लाइन इसीलिए बनाई है क्योंकि वो वहां से डिस्प्लेस होके P डैश x डैश y डैश पर पहुंच जाएगा। और ये जो P डैश x डैश y डैश के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 6,6। अब ये 6,6 क्यों हुए? क्योंकि जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो हमने इसको ट्रांसलेशन वेक्टर्स के थ्रू डिस्प्ले किया। और ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स है ये क्या है, tx और ty है। tx मतलब ट्रांसलेशन वेक्टर इन x डायरेक्शन और ty मतलब ट्रांसलेशन वेक्टर इन y डायरेक्शन। तो आपको tx डायरेक्शन में आपने कितना डिस्प्लेस किया, कितना रिलोकेट किया, और ty डायरेक्शन में आपने कितना मतलब x डायरेक्शन y डायरेक्शन में आपने कितना रिलोकेट किया या पोजीशन चेंज की, दैट इज डिनोटेड बाय tx एंड ty, राइट? सिमिलर मैनर में हमने इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने इसको मैट्रिक्स एज वेल एज इक्वेशन दोनों के फॉर्म में देखा था। x dash that is the new location equals to old location plus tx. This is my equation of translation for x direction. Then y dash equals to y plus ty. This is the equation of for translation for y direction, right? तो ये x dash और y dash, और इसी से हमने इक्वेशन बनाई कि x dash y dash को लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, ठीक है? फिर x और y को राइट साइड में मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा और हमने लिखे ट्रांसलेशन वेक्टर्स। इस तरह से हमने क्या किया, इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो व्हाट, ये जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आई, ये क्या आई, x न्यू y न्यू 1, और ये 1 और 1 हमने क्यों लिखा, in order to make our numerical easy. This is known as homogeneous coordinates. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में हमेशा हम लिखते हैं, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। और मैं जो फॉलो करूंगी क्लास में वो ऑलवेज आई फॉलो कॉलम वाइज, ठीक है? टू बी वेरी क्लियर, मैं जो यूज करूंगी दैट इज कॉलम वाइज। तो आप यहाँ पर tx और ty, आप यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है tx और ty की रखेंगे।
यदि आप इसको कॉलम वाइज नहीं रो वाइज फॉलो कर रहे हैं तो इट विल बी 111 like this, then 0 0, then this will be also 0 and this will be also 0. यहाँ पर नीचे लास्ट रो में आ जाएंगे tx and ty if you are following row wise. कॉलम वाइज कर रहे हैं तो ये वाला होगा ऊपर वाला, ठीक है. ऑलवेज फॉलो वन, दोनों फॉलो करने के चक्कर में गलती मत कर देना, ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल किया था कि 1,4 ये हमारी पॉइंट कोई सर्कल की मतलब वैल्यू है और जो रेडियस है इसकी वो क्या है 10 है. तो रेडियस से तो वैसे हमें कोई मतलब नहीं होती है, ये तो सिर्फ सर्कल को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है. तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो 1,4 है और जो हमारी ट्रांसलेशन वेक्टर है वो 5 और 1 है ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो 1 में 5 को ऐड करेंगे, 4 में 1 को ऐड करेंगे, तो दैट बिकम्स 6,5 विद द इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन, राइट. तो 6,5 विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट. तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, either from the matrix method or from the equation method, either of the method you can follow. फिर हमने स्केलिंग देखा था. जैसे ट्रांसलेशन वेक्टर tx और ty होते हैं वैसे ही स्केलिंग वेक्टर होते हैं sx and sy. सिमिलरली sx जो है दैट इज द स्केलिंग वेक्टर इन द x डायरेक्शन और जो sy होता है दैट इज द स्केलिंग वेक्टर इन द y डायरेक्शन. अब यदि मैंने बोला कि ड्यूरिंग द स्केलिंग यू हैव टू डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डबल मतलब आपको उसको जस्ट इंटू 2 करना है, तो उस केस में sx और sy की वैल्यू जो रहेगी वो 2 रहेगी. यदि मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट मेक इट 10 टाइम्स, अभी जो ऑब्जेक्ट है उसको आप 10 टाइम मैग्निफिकेशन कर दो तो sx और sy की वैल्यू उस केस में 10 रहेगी, ठीक है. तो सिमिलर मैनर में आप रिडक्शन भी कर सकते हो. तो ये सब हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं. मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग, अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप स्केलिंग की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स का जो मतलब डायगोनल जो मैट्रिक्स रहती है वहां पर आपको sx और sy को डिनोट करना है. ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो स्केलिंग की जो इक्वेशन होती है वो होती है x डैश इक्वल्स टू sx इंटू x. यहाँ पर प्लस नहीं होता है, ट्रांसलेशन के केस में प्लस होता है, लेकिन स्केलिंग के केस में क्या होता है, स्केलिंग के केस में हमेशा आपका मल्टीप्लिकेशन होता है. और आपको यदि ये कब होगा मल्टीप्लिकेशन, जब आपको मैग्नीफाई करना है, और यदि आपको रिडक्शन करना है तो रिडक्शन के केस में दैट विल बी डिवाइड. यहाँ पर उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं. आज की क्लास हमें यहीं से शुरू करनी थी, अभी तक तो सब हमने रिवीजन देखा. गिवन ए स्क्वायर ऑब्जेक्ट, ना पॉइंट दिया है ना सर्कल दिया है, यहाँ पर एक नया ही एग्जांपल है कि स्क्वायर है. तो गिवन ए स्क्वायर ऑब्जेक्ट विद कोऑर्डिनेट पॉइंट्स a 0,3, ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स यहाँ पर मेंशन है. देखो साथ साथ में अपन फिगर भी बनाते हैं. चलिए अब क्या दिया है यहाँ पर, a 0,3 मतलब दिस इज योर a, ठीक है. a 0,3 हो गया आपका, ये नहीं होगा आपका a, ये होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो 0 रहता है और y जो 3 रहता है वो ऊपर रहता है. देन b 3,3 ये कहाँ आ जाएगा आपका, इस पोजीशन पे. यहाँ पर 3,3 मैक्सिमम रहता है. उसके बाद c इज 3,0, वेट अ मिनट, यहाँ पर आपका b रहेगा और c में मतलब x जो है वो 3 रहेगा और यहाँ पर y नीचे जो है वो 0 रहता है. और d दैट इज दी आपका 0,0, ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है जहां से आप शुरू करते हो, राइट. चलिए अब इसको आपको अप्लाई द स्केलिंग पैरामीटर, आपको यहाँ पर स्केलिंग पैरामीटर को अप्लाई करनी है 2 टुवर्ड्स x एंड 3 टुवर्ड्स y. मतलब जो sx की वैल्यू है वो आपकी क्या है 2, sx की वैल्यू क्या है आपकी 2 और sy की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 3, क्योंकि 3 टुवर्ड्स दी y एक्सिस लिखा हुआ है. चलिए सब कुछ क्वेश्चन में भी गिवन है, ये a b c d की वैल्यू गिवन है, आपको स्केलिंग वेक्टर x और xy 2,3 जो है वो भी गिवन है. अब आपको x न्यू और y न्यू निकालना है, ठीक. तो जैसे मैंने बताया इक्वेशन मेथड से आप क्या करोगे, x न्यू इक्वल्स टू x ओल्ड इनटू sx और y न्यू इज इक्वल्स टू y ओल्ड इनटू sy, ठीक है ना. यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई. तो sx ओल्ड क्या है हमारा 0,
अब देखो यहाँ पर आपके ए बी सी डी 4 पॉइंट है, तो सबसे पहले आपको कॉर्नर ए पे काम करना है। तो कॉर्नर ए पे काम किया तो कॉर्नर ए की वैल्यू क्या है 0 और 3, तो 0 और 3 में 2 और 3 का इंटू कर देंगे तो 0 और 9, मतलब ये कॉर्नर अब क्या हो गया 0,9 हो गया, कौन सा ए कॉर्नर। सिमिलरली आपको बी के लिए काम करना है फॉर कोऑर्डिनेट बी। अब बी में जो एक्स न्यू वाई न्यू निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू एक्स ओल्ड इंटू एक्स वाई एक्स वाई। ओल्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 3 कितना हो गया 6 and 9, तो दिस विल बिकम 6,9। फिर आप सी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे 3,0, तो ये 3 जो है वो एक्स ओल्ड हो गया, जो 0 है वो वाई ओल्ड हो गया, तो ये आप इसमें अप्लाई कर दो 60, यहाँ पर आपका न्यू वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट आ गई। सिमिलरली आपको डी कोऑर्डिनेट पे काम करना है। डी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है आपकी क्वेश्चन में, क्या गिवन है, डी इज 0,0, तो ये भी 0,0, मतलब ये भी 0,0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखो आपका फिगर की बात करूं तो फिगर ओरिजिन से बना था, क्योंकि ये डी 0,0 है और इसकी वैल्यू ऐसी है। अब ये यहीं पर स्केल हो जाएगा लाइक दिस, मतलब अब जो आपकी न्यू लाइन बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, क्यों, क्योंकि आपका जो ओरिजिन है वो 0,0 ही है, जस्ट इसकी साइज जो है वो बढ़ गई है बिकॉज एक्स डैश वाई डैश नए आ गए आपके पास हर कॉर्नर के लिए। क्लियर है आपको? और आपको लिखना है कि न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द स्क्वायर आफ्टर स्केलिंग आर ए बी सी डी, मतलब आपको जो न्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। आप इसी पर्टिकुलर चीज को किससे कर सकते हो, मैट्रिक्स के थ्रू भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैट्रिक्स की इक्वेशन कैसे होगी। देखो यहाँ पर आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट लिखना है। अब यहाँ पर हमेशा हम एक्स डैश वाई डैश और 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स डैश वाई डैश और 1, लेकिन यहाँ पर तो 4 एक्स डैश है और 4 वाई डैश है, तो उसको आप हमेशा यहाँ पर ए बी सी और डी के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर मेरी क्या थी, ए की वैल्यू थी मेरी 0 और 3, बी की वैल्यू थी मेरी 3 और 3। अब हमेशा मैंने बताया हम कॉलम वाइज फॉलो करेंगे, राइट, तो बी की वैल्यू 3 और 3, सी की वैल्यू 3 और 0 और डी की वैल्यू है 0 और 0। ये तो हमने ए बी सी डी लिख दिए क्योंकि ये सारे हमारे एक्स और वाई के फॉर्म्स हैं, और इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट बनाने के लिए नीचे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। अब ये तो हमारे क्या हो गए, सारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्या हो गए, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। और इसमें हमें इनटू क्या करना है, इसमें हमें इनटू करना है स्केलिंग मैट्रिक्स। तो स्केलिंग मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, एस एक्स और एस वाई, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है ये कितने उसकी है, इट इज 3/4। इट इज 4/4 और 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 एग्जैक्टली। तो आप मल्टीप्लीकेशन को इजी बनाने के लिए इसको भी इसी फॉर्म में लिख लो, एस एक्स एस वाई 0 एंड 0, और एल्स आप बाकी अपने आप लिख लो 0 0 0 देन 0 0 0, सॉरी है ना, एक चीज यहाँ पर 1 आएगा ना, अपन ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा एंड 0 0 0 एंड 0 0 एंड 0। क्लियर हो गई बात, यस और नो? और अब मैं एक और चीज बता रही हूँ आपको, इसको कैसे लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। तो राइट दिस एज 1 1 एंड 1, ये मत भूलना, ठीक है, इसको आपको होमोजीनियस, और यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अब परफॉर्म करना है। तो एस एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और एस वाई की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इससे इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है।
क्लियर है आपको? और आपको ये मेथड टफ लगती है तो कोई बात नहीं, आप इक्वेशन मेथड से भी एक एक कॉर्नर को लेकर भी कर सकते हो। वहां पर लेंदी है ये कॉर्नर को लेकर, एक एक कॉर्नर को लेकर करना बहुत लेंदी मेथड है, क्योंकि आपको ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है। लेकिन आप इक्वेशन के फॉर्म में, सॉरी मैट्रिक्स के फॉर्म में करेंगे तो यही चीज फास्ट हो जाएगी आपकी। क्लियर? अभी किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो मैम। No, ma'am. क्लियर एकदम? यस मैम। ऋषिराज? Yes, ma'am. चलिए, अब अभी तीनों अपन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक बार और न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन अलग अलग। ठीक है? अब थर्ड वाला जो है, इट इज रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आप एंगल चेंज कर दोगे, जैसे अभी मैं टुवर्ड्स स्क्रीन देख रही हूँ, यदि मैं पलट के अपोजिट साइड देखने लग जाऊं तो क्या होगा? मैंने 180 डिग्री पे इट मींस रोटेट कर लिया है। यदि मैं अपने लेफ्ट में देखूं मतलब मैंने 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट किया। यदि मैं राइट में देखूं मतलब मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट किया। मतलब इट्स ऑल अबाउट द रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रोटेशन जो है दैट कैन बी क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? दोनों डायरेक्शन में जो है वो रोटेशन हो सकता है। तो अब रोटेशन के लिए आपको क्या करना है? रोटेशन के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि किसी आपको सबसे पहले तो एंगल जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि आपको 30 डिग्री से रोटेट करना है, या आपको 40 डिग्री से रोटेट करना है, या आपको 100 डिग्री से रोटेट करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कितनी डिग्री से रोटेट करना है, आपको एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में एंगल क्या दिया हुआ है और किस डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए उसने बोला है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, रोटेशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन करना है आपको। बात आ रही है समझ में? रोटेशन हमेशा आपको विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन करना है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, तो आपको पहले उस पॉइंट को ओरिजिन पर लेकर आना है, फिर उसको रोटेट करना है और फिर वापस से उस पॉइंट को अपनी सही जगह पर पहुंचा देना है। लेकिन रोटेशन करने के लिए तो उसको ओरिजिन पर ही लाएंगे। आपको मेरी बात आ रही है समझ में? अभी मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगी जो मैंने अभी बोला, लेकिन मैं अभी एक बार फिर से बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको रोटेशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही करना है। यदि ऐसा होता है कि आपका कोई पॉइंट ओरिजिन पर नहीं है तो उसको पहले ओरिजिन पर लेकर आओ, फिर उसको रोटेट करो और फिर उसको अपनी सही जगह पर पहुंचा दो। दैट इज द मेन पॉइंट। क्लियर? चलिए, अब टाइप्स ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाकी दोनों नीचे वाले छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो। अपने को तो दो ही टाइप पढ़ने हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि इसमें रोटेशन करेंगे कैसे। कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, है ना, ये ओ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये वाला ओ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, नीचे वाले ऑब्जेक्ट की। that has to be rotated from one angle to another in 2D plane। मतलब यहाँ पर हम 2D रोटेशन की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर ओ को किसी और एंगल के थ्रू पहुंचाना है, मतलब उसकी हमें एंगल को चेंज करना है। तो लेट द इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ इज एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड। मतलब अभी हमारा जो ओ है इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है। अब हमने क्या किया? इनिशियल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ओ, तो ओ जो है वो ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन के साथ जो ओ है वो कितना एंगल बना रहा है? इट इज मेकिंग द फाई एंगल, राइट। तो यहाँ पर लिखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इट इज फाई एंगल बना रहा है। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया है रोटेशन, वो करना कितना है? तो हमें रोटेशन जो करना है वो कितना करना है? थीटा डिग्री करना है, राइट। मतलब न्यू ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है मेरा ओ डैश, दैट इज द एक्स डैश एंड वाई डैश,
तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो टोटल एंगल मेरा रहेगा थीटा प्लस फाइव। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? क्योंकि ओ जो था वो फाई एंगल पे तो पहले से ही था और उसमें मैंने उसको रोटेट करने के लिए थीटा और जोड़ दिया, तो टोटल एंगल जो मेरा हो गया दैट एंगल इज थीटा प्लस फाइव। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्लियर है? Yes. यस। तो टोटल एंगल रोटेशन करने के बाद जो मेरा टोटल एंगल हो गया वो हो गया थीटा प्लस फाइव। तो ये जो मैंने रोटेशन किया है दैट आई डिड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट आई डिड इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने यहाँ पर रोटेशन का जो डेरिवेशन है वो इन्वॉल्व नहीं किया है। मैं फिर बता रही हूँ, मैंने जो डेरिवेशन है मैं इन्वॉल्व नहीं किया। डेरिवेशन कैसे होता है मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। जैसे ये ओ एंगल है और ये ओ डैश एंगल है, तो इसके देखो डैश लाइन बन रही है, मतलब ये वाली जो लाइन रहेगी ये इसकी कितनी रहेगी, वाई ओल्ड रहेगी, राइट। और इसकी ये वाली जो लाइन रहेगी हॉरिजॉन्टल, ये कितनी रहेगी, एक्स ओल्ड रहेगी। सिमिलर मैनर में ये जो लाइन रहेगी ओ डैश के साथ, ये मेरी वाई न्यू रहेगी, और ये वाली जो है ये मेरी ये वाली जो मेरी लाइन है वो मेरी रहेगी एक्स न्यू। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्स होता है, वर्टिकल में वाई होता है। अब आपको इस डायग्राम को मैं डायरेक्टली इस तरह से लिखूं कि दिस इज माय एंगल फाई, दिस इज माय ओ, ठीक है, और ये जो मेरा डैश 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 है ये मेरा एक्स ओल्ड है और ये मेरा वाई ओल्ड है। तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो इसको। विल यू एबल टू राइट? कैसे लिखते हैं? Yes, ma'am. x इक्वल्स टू आर कॉस, क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू आर कॉस फाइव, और y इज इक्वल्स टू आर साइन फाइव, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस। तो x इक्वल्स टू आर कॉस फाइव और y इज इक्वल्स टू आर साइन फाइव। ठीक है, अब सिमिलर मैनर में मुझे x डैश के लिए लिखना है, मतलब न्यू के लिए लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस फाइव, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल आ रहे हैं, तो दैट इज थीटा प्लस फाइव, और y डैश इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस फाइव। आप गूगल पे देखेंगे तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। तो x डैश क्या है, r क्रॉस थीटा प्लस फाइव, और y डैश क्या है, r साइन थीटा प्लस फाइव। तो आपको यहाँ पर साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला पुटअप करना है। किस जगह पे, इस जगह पर कर लोगे पुटअप? मैं बता देती हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है Yes. कि देयर मस्ट बी नो डाउट। चलिए, तो आपने अभी यहाँ पर क्या लिखा, x डैश इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस फाइव। कौन बताएगा मुझे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला? कॉस है साइन भी प्लस साइन है कॉस है। कॉस ए इंटू मैम साइन साइन, चलिए आर साइन, कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन। Yes, ma'am. हाँ बताइए, साइन ए, Cos A cos B minus sin A sin. अभी मैंने कॉस लिखा था तो किसी ने मुझसे साइन करवा दिया। मैं सही बोल रही हूँ? हम कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन। मैम Yes. कॉस है कॉस बी, अब फिर देख उसके बाद लो- फिर देख लो तुम्हारी हालत, कॉस ए कॉस बी माइनस आर साइन ए साइन बी, ये होता है, यस और नो? Yes, ma'am. अब देख लो तुम्हारी हालत क्लास की, मैं सही लिख रही थी तो मुझे गलत लिखवा दिया। अब यहाँ पर जो ए है उसको थीटा से रिप्लेस कर देंगे, आर कॉस थीटा, यहाँ पर फाई, यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर फाई, इस तरह से, राइट। उसके बाद जो y डैश है, अब फिर मत गलती करना, y डैश क्या है, r साइन थीटा प्लस फाई, Bye. ठीक है। तो y डैश क्या हो जाएगा, कौन बताएगा?
आर Sin. sin a cos b plus Ma'am, cos a ma'am. sin b. Sin A. साइन Yes, थीटा Yes, ma'am. cos phi ma'am. माइनस आर साइन Plus. phi Plus m plus ma'am, होगा. plus आएगा। M plus आएगा. प्लस प्लस साइन थीटा सॉरी साइन फाई कॉस थीटा. क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर आर साइन थीटा क्या होता है? एक्स. सॉरी, आर साइन थीटा नहीं, आर कॉस फाई. आर कॉस फाई क्या होता है? एक्स. तो ये बचेगा एक्स साइन फाई, एक्स साइन थीटा, राइट. प्लस अब ये क्या होता है? आर साइन फाई होता है वाई. मैम R cos होना चाहिए ना. कॉस थीटा. क्या बोल रहे हो बेटा? फ्रॉम दी, इसके पहले जो मैंने इक्वेशन बताई थी, आर इंटू कॉस फाई कितना होता है? एक्स. तो एक्स साइन थीटा और आर साइन फाई कितना होता है मेरा? वाई. तो दैट इज वाई कॉस थीटा. तो मतलब मेरा वाई डैश की जो वैल्यू हुई हो गई वो क्या हो गई मेरी? वाई डैश इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा. सिमिलर मैनर में इसको भी कर लो. आर कॉस फाई कितना होता है? एक्स. तो ये हो जाएगा मेरा एक्स कॉस थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा? वाई साइन थीटा. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्स कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा ऊपर, और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा. मतलब इसको मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना है. तो मैं तुमको यहीं पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीन चेंज कर दी तो समझ में नहीं आएगा. देखो कॉस थीटा, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा. मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ रोटेशन. जैसे आप px dy sx xy के फॉर्म में ट्रांसलेशन और स्केलिंग लिखते थे, वैसे आपने डिराइव करके देख लिया कि आप रोटेशन को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लिख रहे हो. ठीक है, चलिए देखिए, एक्स न्यू इक्वल्स टू एक्स ओल्ड कॉस थीटा माइनस वाई ओल्ड एक्स साइन थीटा. जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो कॉस माइनस साइन और कॉस. देखो कॉस माइनस साइन और कॉस. तो ये एक्स न्यू हो गए, ये एक्स ओल्ड हो गए. तो दिस इज योर रोटेशन मैट्रिक्स. नॉर्मली इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के साथ लिखना है. तो कैसे आएगा? एक्स न्यू वाई न्यू 1, फिर कॉस माइनस साइन 0, साइन कॉस 0 0 0 1, क्योंकि ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा तो लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा. और यहाँ पर जो है एक्स ओल्ड वाई ओल्ड और 1, यहाँ पर आपको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट लिखना है. किसमें? एक्स और मतलब एक्स न्यू और एक्स ओल्ड में. बाकी ये वाली मैट्रिक्स जो रहेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगी. अब इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आई है. क्यों एंटी क्लॉकवाइज के लिए आई है? क्योंकि जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था तो आपको ये बताया था कि ओ यहाँ पर है और ओ डैश जो है यहाँ पर आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, इसलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर इक्वेशन आई है. यदि आपको क्वेश्चन पूछते हैं क्लॉकवाइज और यदि क्लॉकवाइज में आप ये सेम फॉर्मूला लगाते हो तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. क्लॉकवाइज में आपको यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर आपका माइनस आएगा. आप चाहे तो डेरिवेशन करके देख लेना. तो क्लॉकवाइज में आएगा कॉस प्लस साइन माइनस साइन प्लस कॉस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक. Please read the question carefully, whether it is asked for a clockwise or it is asked for the anti-clockwise, right? चलिए, अब ये जो मैं बता रही थी आपको कि रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट, आपको विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं बोला है करने के लिए. यदि आपको आर्बिट्री पॉइंट पे करने के लिए बोला है तो इफ यू वांट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसलेट द पॉइंट अबाउट द which we want to rotate to the origin.
मैंने वही चीज बताई कि आपको जिस पॉइंट को रोटेट करना है उसको पहले ओरिजिन पे लाएंगे, फिर रोटेशन परफॉर्म करेंगे और फिर उसको वापस से उसकी ओल्ड लोकेशन पे पहुंचा देंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आपने उस पॉइंट को ट्रांसलेट किया, पहले आपने उस पॉइंट को क्या किया, ट्रांसलेट किया, फिर आपने उस पॉइंट को क्या किया, ओरिजिन पे लाके ट्रांसलेट किया, मतलब ओरिजिनल पे लेके आए मतलब ट्रांसलेट किया, फिर ओरिजिन पे आपने उसने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपने उसको रोटेट किया और वापस से आपने उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे उसे पहुंचा दिया, वापस से आपने आपकी ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंचा दिया। मतलब दिस इज नोन एज कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, कि पहले आप उसको ओरिजिन पे लाने के लिए ट्रांसलेट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को रिलोकेट करेंगे फ्रॉम समवेयर एल्स टू ओरिजिन, फिर जो एक्चुअली हमें परफॉर्म करना है हम रोटेशन को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब ये ओरिजिन पे आ गया है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि रोटेशन हमेशा ओरिजिन से परफॉर्म होना चाहिए, और फिर वापस से हम उसको रोटेशन परफॉर्म कर लिया, हमारा काम हो गया, तो उसको वापस उसको ओरिजिन पोजीशन पे उसको ट्रांसलेट बैक करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसलेशन। तो दैट इज नोन एज कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, की यदि हमें किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि रोटेशन करना है तो हमें उससे पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा टू द ओरिजिन, फिर हम ओरिजिन पे आने के बाद उस पर रोटेशन परफॉर्म करेंगे और देन वी विल ट्रांसलेट बैक। So this is known as composite transformation when two or more transformation used at a time. Translation, then rotation, and then translation back. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? बात आई समझ में? कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है आपको समझ में आया? कि when two or more transformation performed at a time, then that are known as composite transformation. तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है? देखो इसका क्वेश्चन है, जैसे आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट है XCYC, है ना, अभी ये आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग तो रोटेट होता नहीं है, रोटेट हमेशा ओरिजिन के अकॉर्डिंग होता है। तो स्टेप 1 क्या होगी कि पहले तो आप इस पॉइंट को ट्रांसलेट कर दो ओरिजिन पर, पहली स्टेप, तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन का यूज करेंगे। फिर दूसरी स्टेप क्या होगी कि अब ये ओरिजिन पर आ गया है तो हम रोटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर थर्ड स्टेप यहाँ पर लिखी नहीं है पर आपको उसको वापस से ट्रांसलेट बैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन यदि हमारा परफॉर्म हो गया है तो आपको उसको उसकी ओरिजिन लोकेशन पे भी क्या करना है, पहुंचाना है। क्लियर? तो ये सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। चलिए लेट मी टेक एन अटेंडेंस फर्स्ट, उसके बाद अपन यदि टाइम बचता है तो वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल ऑफ रोटेशन। चलिए अब यहाँ पर देखो, गिवन अ लाइन सेगमेंट विद द स्टार्टिंग पॉइंट एज 0 0 एंड एंडिंग पॉइंट एज 4,4। देखो यहाँ पर लाइन को रोटेट करना है, सिंपल बात है, लाइन सेगमेंट लिखा ही और ए बी आपको 2 पॉइंट भी दिए हुए हैं। अप्लाई 30 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो सब कुछ क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया हुआ रहता है, आप यदि पढ़ो तो ऑन द लाइन सेगमेंट एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल है कि आपको 30 डिग्री रोटेशन परफॉर्म करना है और कहाँ करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए तो यहाँ पर जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो हमारे क्या है, 4,4 और 0,0, और यहाँ पर जो हमको अप्लाई करना है वो 30 डिग्री ऑफ रोटेशन अप्लाई करना है। तो ये तो आपकी मैट्रिक्स मेथड, सॉरी इक्वेशन मेथड हो गई। आप चाहो तो इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हो कि x न्यू इज इक्वल्स टू, पहले आप 0 0 के लिए करोगे और फिर 4 4 के लिए करोगे ना, दोनों के लिए आपको ऐसा करना रहेगा। तो यहाँ पर आप s 4 जो है ओल्ड वैल्यू है 4,4, तो ये 4 हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया 4, और यहाँ पर x आपको वैल्यू इंटू है ये, है ना, इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री, और 4 इंटू साइन 30 डिग्री, इसको आप कर लेना, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2, और आपका जो आंसर आया वो 1.46 आया। मतलब जो 4 था वो रोटेट करने के बाद 1.46 पे पहुंच गया, और जो y था 4 वो रोटेट करने के बाद 5.46 पे पहुंच गया। इस तरह से आपको रोटेशन परफॉर्म करना है। यदि आपको मैट्रिक्स मेथड से करना है, इसमें आप मैट्रिक्स मेथड से करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। देखो x न्यू y न्यू, तो cos 30 माइनस साइन 30, साइन 30 cos 30 वैल्यू रखनी है, और x ओल्ड y ओल्ड क्या आपका 4 और 4, बस आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
वो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता है, तो आप आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो आंसर है देखिए वही आया 1.46 और 5.46। और ये आपको क्लियरली डायग्राम भी इसने बनाकर दे दिया है कि आपको बहुत क्लियर हो जाए यहाँ पर कि पहले जो था ये किसी पाई एंगल पर 0 था, इसको जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम में 33 डिग्री रोटेट किया तो ये इसके पॉइंट्स इस तरह से चेंज हो गए। क्लियर है? तो आपको इस तरह से रोटेशन को परफॉर्म करना है। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। अभी आपको ट्रायंगल को रोटेट करना है। गिवन अ ट्रायंगल विद कॉर्नर 0 0 1 0 1 1 और इसको 90 डिग्री से आपको रोटेट करना है। देखो अभी अपन इसको नहीं देखते, मैं तो तुमको डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ। आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा x डैश y डैश 1, क्योंकि हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, रोटेशन की मैट्रिक्स लिखनी है। रोटेशन की मैट्रिक्स क्या होती है, cos 30 माइनस sin 30 मतलब माइनस साइन 0, फिर साइन cos 0, ठीक है। और सपोज दिस इज 0 0 1। अब इसके पीछे मतलब इस जगह पर आप इक्वेशन मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, 0 0 1 0 और 1 1।